नमस्कार। आज फिर मैं आपके साथ और आपके सामने मनोज पंडित हाजिर हूँ नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की जिसका नाम है वर्ब। इस टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये ग्रामर के 70% तक के सिलेबस को अपने आप में कैटर करता है। क्यों? क्योंकि कहीं भी जो आप इंग्लिश की जब बात करते हैं तो वर्ब ही वो एक पार्ट है, वर्ब ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई ना कोई कहीं ना कहीं यूज किया जाता है, कोई ना कोई महत्व लिए बैठा है। चाहे यदि हम बात करें, हम जब बात करते हैं एक सेंटेंस की, तो उसमें क्या होता है, वो कब कंप्लीट होता है? जब सब्जेक्ट के साथ वर्ब हो। तो बिना सेंटेंस के इंग्लिश बन ही नहीं सकती, आप इस बात को जानते हैं। यदि मैं टॉपिक की मैं बात करूं बेटा, तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो टेंस, क्योंकि जो भी बच्चा इंग्लिश सीखने की इच्छा रखता है तो वो चाहता है कि मुझे टेंस आ जाए। टेंस का मतलब क्या है? सेंटेंस बनाने आ जाएं। लेकिन कब आएंगे? जब वर्ब का आपको ज्ञान होगा। तो ट्रांसलेशन में भी इसका अपना महत्व। अब उसके बाद हम बात करें कि दूसरी पोर्शन की मॉडल्स। मॉडल्स क्या है बेटा? इट इज अ पार्ट ऑफ वर्ब। तो मॉडल जो आपकी स्पीकिंग पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी इसी का पार्ट है। दूसरी यदि हम बात करें अनदर पर्सपेक्टिव बात करें तो पैसिव वॉइस, वो भी जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा, हर एग्जाम में वो बेटा वो पूछा जाता है। तो उसकी दृष्टि से भी हमारा जो चैप्टर है आज का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर चैप्टर में कहीं ना कहीं, चाहे प्रपोजिशन की बात हो, चाहे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात हो, चाहे एडवर्ब की बात हो, मतलब हर चैप्टर में इसका यूज होगा ही होगा। तो इसे समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। आप जब तक इसको नहीं समझेंगे, तो आज हम बात करेंगे धीरे धीरे हर एक कॉन्सेप्ट की जो वर्ब से रिलेटेड है। आओ चलते हैं और बात करते हैं। मैंने कहा कि वर्ब है क्या? वर्ब बेटा है क्रिया। क्रिया क्या होता है? क्रिया मतलब किसी काम का होना। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, करने वाला कौन होगा? नाउन होगा। नाउन के दो रूप है बेटा। कैसे? एक नाउन और एक प्रोनाउन, केवल रूप बदल रहे हैं, एक ही बात। तो मैंने क्या कहा कि क्रिया, क्रिया को करने वाला कौन होता है बेटा? सब्जेक्ट होता है जो क्रिया को करे। अब क्रिया क्या होती है? आप अपने जीवन में या आपके जो दिनचर्या है, सुबह उठने से लेके रात के सोने तक आप अलग अलग काम करते हैं। अब वो जो काम करते हैं बेटा, वो शुरू भी होते हैं और खत्म भी होते हैं। तो क्रिया क्या है? क्रिया एक प्रोसेस है जो स्टार्ट होती है और एंड होती है। जैसे आप सबसे पहले उठते हैं, क्या करते हैं आप? सबसे पहले उठना। अब एक उठना, ये जो उठना है ये क्या है? ये उठना ही वर्ब है। उठना, चलना, दौड़ना, खाना, पीना, सोना, हंसना, मतलब गाना, नहाना, ये सब बेटा वर्ब है जो आप देखना। देखो इंग्लिश कब सीखेंगे आप? जब चीजों को अपने से जोड़ के समझेंगे। क्या आप ये सारी चीजें करते हैं ना दिन में? भाई बिल्कुल। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक बहुत सारी क्रियाएं आप करते हैं, बट आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि इसी को हम वर्ब बोलते हैं। तो क्यों? क्योंकि हमें सीखना पड़ता है बेटा। तो ये क्या है? क्रिया की एक पहचान मैंने बताई कि स्टार्ट होती है और खत्म होती है। होती नहीं होती? यदि आप मतलब जगते हैं तो सोते भी हैं। आप बोलना स्टार्ट करते हैं, बोलना खत्म भी करते हैं। पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पढ़ना खत्म भी होता है। क्रिया मतलब जो स्टार्ट हो और खत्म हो, एक प्रोसेस है बेटा। अब आई बात समझ में? तो आज हम बात करेंगे इसके पूरे हर वो कॉन्सेप्ट की, हर वो एस्पेक्ट की जो वर्ब से रिलेटेड है। आओ चलते हैं और बात करते हैं। वर्ब को बेटा दो भागों में बांटा। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया। एक को बोला क्या? फाइनाइट वर्ब। क्या बोला बेटा? फाइनाइट। और एक को बोला नॉन फाइनाइट। देखो नॉन मतलब अपोजिट। नॉन क्या है? मैं आपको प्रीफिक्स पहले ही पढ़ा चुका हूं। नॉन मतलब अपोजिट। अब फाइनाइट क्या होता है बेटा? फाइनाइट समझते हैं। फाइनाइट शब्द होता है बेटा क्या? सीमित। फाइनाइट क्या होता है बेटा? सीमित, जो किसी के अकॉर्डिंग सीमित हो, लिमिटेड हो बेसिकली। आज हम बात करते हैं। तो बेटा फाइनाइट वर्ब वे वर्ब होती हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती हैं। क्या बोला हमने? सब्जेक्ट के अनुसार। क्या ये वो वर्ब होंगी बेटा जो सब्जेक्ट के अनुसार आती हैं? किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। कैसे? आओ हम बात करते हैं। मैंने जब आपको बताया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब,
तो हमने कहा था जब ये सेंटेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। बेटा फाइनाइट वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आए। क्या हो बेटा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आए। कैसे? आओ अभी हम देखेंगे। अब हमने एक सेंटेंस लिखा, सी गोज और दे गो। अब दोनों में आप अंतर देखिए बेटा। एक मैंने फाइनाइट वर्ब क्यों कहा? मैंने कहा सब्जेक्ट के अनुसार। ये अभी जो वर्ब है सी गोज, यदि हमें पता है सी एक सिंगुलर कौन है? थर्ड पर्सन है और सिंगुलर इसको हम सी बोल रहे हैं। तो आपने देखा कि अब जो आ रही है वर्ब वो गोज आ रही है। लेकिन ऊपर अगला दूसरे सेंटेंस में हमने देखा कि दे गो। ये क्यों? हमने एक शब्द बोला था, यहां लिखा है हमने कि सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब ये ऐसी वर्ब है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो आपने देखा कि ये जो वर्ब है मेरी कैसी वर्ब है बेटा? फाइनाइट वर्ब है। अभी बात करेंगे इनका आगे, और बस इतना समझ लीजिए आप कि ये फाइनाइट वर्ब है। जो सब्जेक्ट के अनुसार आती है उन्हीं को फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आओ बात करते हैं जो ये दूसरी है बेटा। ये जो दूसरी वर्ब है, अब मैंने बोला कौन? नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट मतलब जो सब्जेक्ट के अनुसार नहीं आएंगी, सब्जेक्ट के अनुसार नहीं आती है। क्या बोला हमने बेटा? सब्जेक्ट के अनुसार नहीं आएंगी। अब अभी बात करते हैं, क्लियर हुई बात? सब्जेक्ट के अनुसार ये नहीं आएंगी। अब इतनी बात समझ में आ गई होगी। अभी मैं इनके बता दूंगा टाइप के बारे में कौन कौन सी है। आओ पहले समझते हैं फाइनाइट वर्ब के बारे में। फाइनाइट वर्ब की मतलब क्या है? कि ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार आए। अब कौन कौन सी वर्ब है बेटा जो सब्जेक्ट के अनुसार आएंगी? ये मैं बता देता हूं अब, क्योंकि आपको इस समझ में, क्योंकि जब मुझे भी स्ट्रक्चर बनाना है तो ये समझना पड़ेगा। तो बेटा दो भाग हुए इनके। ऐसी दो ही वर्ब है जो सब्जेक्ट के अनुसार आती हैं। केवल कितनी वर्ब है? ऐसी दो ही वर्ब है। आओ बात करते हैं कौन सी। एक है बेटा मेन वर्ब, अभी आपने एग्जाम्पल में भी देखा, और एक है बेटा हेल्पिंग वर्ब, आपने देखा भी। एक तो होगी मेन वर्ब और एक होगी बेटा हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब अभी आपने देखा था सेंटेंस जब मैंने बनाया कि मेन वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? सब्जेक्ट के अनुसार आ रही थी। और दूसरा मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब। अभी एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे, आगे बात करते हैं। फिर बेटा मेन वर्ब को दो भागों में बांटा। कौन कौन से? एक बोला ट्रांजिटिव वर्ब और एक को बोला हमने इंट्रांजिटिव वर्ब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आज यदि आप इसको समझ गए तो आपको जीवन में जरूरत नहीं पड़ेगी कभी वर्ब के रिलेटेड परेशान होने की। आप इन्हें एक बार समझ लीजिए। अभी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होती है? मेन वर्ब आप मतलब मुख्य क्रिया। क्या बोला बेटा हमने? मुख्य क्रिया। अब ये क्या है? जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है बेटा वो होती है सकर्मक, मतलब सकर्म। अब आप यहां देख रहे हैं सकर्म का मतलब क्या होता है? कि ऐसी वर्ब जो जिनके बाद ऑब्जेक्ट आए उन्हें क्या बोलेंगे? सकर्मक क्रिया, मतलब सकर्म, कर्म के साथ। और इन्हें बोलते हैं बेटा हम अकर्मक क्रिया। क्या बेटा? अकर्मक क्रिया, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं आएगा इनके बाद, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ये समझना बहुत जरूरी है। हमने क्या बोला? फाइनाइट को हमने दो भागों में विभाजित किया, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को फिर हमने फर्दर डिवाइड किया दो चीजों में। ऐसी मेन वर्ब जो ऑब्जेक्ट ले और एक ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। अब आई बात समझ में? अब ऑब्जेक्ट जो लेगी उसको बोलते हैं हम ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव को मैंने इसलिए हिंदी में बता दिया सकर्मक, और इंट्रांजिटिव मतलब अकर्मक। आओ अभी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अब इससे पहले एग्जाम्पल लेने से पहले अब हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। तो बेटा तीन प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होती है जनरली। पहली होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। क्या बोला मैंने? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। दूसरी है मॉडल्स। तीसरा है बेटा मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब। क्या बोला मैंने? मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब। ये तीन भागों में डिवाइड करी है। मैं आज आपको वर्ब का वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि आप जीवन में परेशान नहीं होने वाले हैं यदि आप इन्हें एक बार देख लेंगे। क्लासिफिकेशन का देखें। अब प्राइमरी वर्ब बेटा कौन सी होती है? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। तो बेटा ये तीन होती हैं, याद रखिएगा। टू डू, टू बी और टू हैव। अब ये जो वर्ब है बेटा याद रखिएगा, ये जो वर्ब है ना
अब इनकी अभी हम बात करेंगे कि क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आज आपको ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो आपको जीवन में बहुत परेशान करते हैं। मॉडल्स आपको याद है कैसे? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, अच्छा, और मस्ट, यूज टू, ऑट टू। जो दो हैं जिनमें इन्हें मैं मार्जिनल में कैटर करूंगा, वो मॉडल में भी आते हैं और बेटा मार्जिनल में। कैसे, कौन कौन से हैं? एक होता है बेटा नीड और डेयर। ये एक ऐसी वर्ब है जो मेन वर्ब का भी काम करेंगी और मॉडल का भी काम करेंगी। क्या बोला मैंने बेटा? ये मुख्य क्रिया भी होती है और ये सहायक क्रिया की तरह काम करती हैं। इसलिए हम इनको किसमें मार्जिनल में कैटर करते हैं कि इसमें दोनों की क्वालिटीज हैं, मेन वर्ब की भी, मतलब मॉडल्स की भी और मेन वर्ब की भी। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं ये प्राइमरी जो हेल्पिंग वर्ब है ये क्या है। तो इसके लिए हम पहले बात करेंगे इन वर्ब के रूपों की। अब मैं आपसे पूछूं कि वर्ब के कितने रूप होते हैं, मतलब रूप मतलब फॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं। आओ उन फॉर्म्स की बात कर रहे हैं जो आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले यदि हम जनरली 5 रूपों की बात होती है, पहला है प्रेजेंट। बेटा प्रेजेंट की यदि हम बात करें, वर्ब के प्रेजेंट मतलब ऐसी वर्ब जो प्रेजेंट टेंस में यूज की जाएंगी, वर्तमान उस, क्योंकि आपको पता है टेंस की हम बात करें तो 3 टेंस होते हैं बेटा। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, पास्ट मतलब भूतकाल और फ्यूचर मतलब आने वाला काल मतलब भविष्य काल। तो उनके आधार पे हमने इस वर्ब को क्या किया, बांटा है। आओ देखते हैं कि सेंटेंस जब आप टेंस बनाते हैं तो वहां इनका प्रयोग होगा। आज मैं आपका वो बेस तैयार कर रहा हूं, जब कल मैं आपको टेंस बता रहा हूंगा तब आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि सर ये आप क्या पढ़ा रहे हैं, ये कहां से आई ये सारा कॉन्सेप्ट। मैं कल के लिए आपका बेस तैयार कर रहा हूं। तो प्रेजेंट को हमने बेटा 2 भागों में बांटा। एक यहां बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि आएगा जब आपको मैं पूछूंगा। आप मुझे एक बार बताइए, जब हम किसी नाउन को प्लूरल बनाते हैं तो क्या यूज करते हैं? तो आपको याद था कि जब मैंने आपको पढ़ाया था कि नाउन में हम क्या करते हैं, एस या ईएस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। ये अभी आपने देखा, मैंने क्या कहा था, आपको बताया था कि नाउन में यदि एस या ईएस लगा दे तो वो प्लूरल बन जाता है। प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। बट वर्ब में 2 ही पार्ट हुए बेटा, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। याद रखिएगा बेटा। तो अब यहां समझिएगा, वर्ब में एस या ईएस लगा दूं मैं बेटा, याद रखना, तो वो सिंगुलर बनेगा ना कि प्लूरल। बहुत सारे बच्चों को ये आज पहली बार पढ़ रहे होंगे सारी चीजें कि नाउन में तो एस या ईएस लगाने से वो प्लूरल बनता है, सफिक्स जोड़ने से प्लूरल बनेगा। बट वर्ब जस्ट उल्टा कॉन्सेप्ट है बेटा नाउन से। उसमें हम वर्ब में एस या ईएस लगा देंगे तो वो सिंगुलर बनेगी ना कि प्लूरल। इसलिए आपने जब एग्जाम्पल देखा था गो और गोज का, तो मैंने बोला था सी गोज और दे गो। इसीलिए आप प्रेजेंट आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि हम इनका यूज करते हैं, बट पता नहीं क्यों करते हैं। बट हमने रट लिया। रटना नहीं है बेटा, समझना है, क्योंकि भाषा को आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली यूज करके सीख सकते हैं, रट के नहीं। आपने हिंदी को क्यों सीखा? क्योंकि आपके जीवन में वो प्रैक्टिकली यूज हो रही है। वही कारण है बेटा किसी भाषा को ना सीख पाने का। जब तक आप उसे यूज नहीं करोगे सीखोगे कहां से? तो वही वाली बात आओ बात करते हैं। ये आप याद रखना, ये क्या है, मैंने बोला कि नाउन में एस या ईएस जोड़ के प्लूरल बनाएंगे और वर्ब में एस या ईएस जोड़ के सिंगुलर बनाएंगे। ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे देखते हैं। मैंने बोला, आओ मैं बात करता हूं डू फॉर्म की। तो मैंने कहा डू के रूपों की बात करते हैं, कौन कौन से फॉर्म्स होंगी। तो मैंने बोला डू का जो बाय डिफॉल्ट होता है बेटा, वो डू क्या होती है, प्रेजेंट की प्लूरल फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म है बेटा? प्लूरल फॉर्म है। अब यदि मुझे इसको एस या ईएस क्या करना है, डू में मैं ईएस लगा दूं तो ये बेटा क्या बनी, सिंगुलर। अब आपने देखा कि यहां क्या लिखना पड़ेगा मुझे, डज मतलब सिंगुलर। तो आज आपको ये समझ में आया होगा
कि जो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में आज तक चीजें पढ़ी थी, जब आपके टीचर ने बताई थी कि ही सी इट के साथ डज का प्रयोग होता है। अरे बेटा वो डज कुछ नहीं था, वो डू का ही सिंगुलर रूप था, क्योंकि ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट है। आगे बात समझ में आज? तो ये रूल नहीं है, कोई रट्टाफिकेशन की प्रोसेस नहीं है। आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझ जाओ। क्यों किया ऐसा? क्योंकि हमें पता है ही सी इट सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का एग्रीमेंट होगा, क्योंकि जो हम यही चीजें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ेंगे। मैं आज ही आपको वो चीजें इसलिए बता रहा हूं। अब आपने देखा डू ये प्लूरल है और डज बेटा सिंगुलर है। अब आई बात समझ में? अब मैं एक काम करता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं, ये आप समझ गए होंगे। अगली बात, ये तो प्रेजेंट है। अच्छा, अब ये प्रेजेंट कहां होगी? जब आप प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे तो प्रेजेंट टेंस के आपको पता है डू इंडेफिनिट में यूज होता है, तो प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट में डू यूज होगा। अच्छा जी, अब हम पास्ट की बात करते हैं, पास्ट फॉर्म की। तो पास्ट, डू का पास्ट बेटा एक सिंगल फॉर्म होती है डिड। अब ये कहां यूज होगा? भाई ये तो प्रेजेंट टेंस था, प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट। डू मतलब जो डू वर्ब होती है वो इंडेफिनिट टेंस में यूज की जाएगी बेटा। आज मैं आपको टेंस भी यही क्लियर कर रहा हूं, इंडेफिनिट टेंस में हम इसे यूज करेंगे। डिड कहां होगी बेटा? ये पास्ट फॉर्म है, तो ये कहां आ गई? पास्ट फॉर्म डिड, और इंडेफिनिट मतलब पास्ट इंडेफिनिट में आप क्या करेंगे? डिड का प्रयोग करेंगे। अभी आपको मैं ये भी बताऊंगा कि ये क्या बताती हैं। जो हेल्पिंग वर्ब होती है बेटा, वो हमेशा आपके टाइम को बताती है। किसको बेटा? टाइम को, कि वो टेंस का टेंस मतलब वो टाइम कौन सा है। अब जैसे ही मैंने डिड यूज करूंगा तो आपके माइंड में आ जाएगा कि यहां पास्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा? पास्ट की। इसका कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, इसलिए आपने देखा कि ही के साथ भी यही यूज होती है डिड, और दे के साथ भी डिड यूज होती है। अब बात करते हैं तीसरी फॉर्म की इसकी। अब तीसरी कौन सी बेटा? थर्ड फॉर्म, और जिसे मैं बोलता हूं पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलता हूं बेटा मैं इसे? पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म। याद रखिएगा, मैं इसे थर्ड फॉर्म बोलूंगा, मतलब पास्ट पार्टिसिपल बोलूंगा, आप समझ जाइए थर्ड फॉर्म। अब ये क्या होती है? डन। आपको सारी चीजें आती है बेटा, बट समझना क्या है कि हाँ यही है वो बात। जानते आप, मैं जानता हूं आप सब कुछ जानते हैं, बट कहते ना हनुमान जी वाली कहानी है कि जानते तो सब कुछ लेकिन भूल रहे हैं। तो बस मैं वही आपको याद कराना चाहता हूं, और मेरा उद्देश्य कुछ नहीं है। मैं चाहता हूं कि हमारे हिंदी भाषी प्रदेश के जितने भी विद्यार्थी हैं वो कभी भी इस प्रकार जो इंग्लिश की वजह से अपने टैलेंट को, अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते हैं, वो अपने सपने साकार करें मेरे साथ, मुझे और कुछ नहीं। क्योंकि मैंने भी आप ही की तरह इन चीजों को फेस किया था। मैं भी एक हिंदी मीडियम का विद्यार्थी रहा हूं। इसी वजह से मैं चाहता हूं कि मैंने अपने जीवन में जो चीजें देखी वो आप उन समस्याओं का सामना ना करें। इसीलिए एक ही मेरा उद्देश्य है कि आप लोग आगे बढ़ें और सपनों को साकार करें। अब चौथी बात, ये तो थर्ड फॉर्म हो गई। अब इसकी चौथी फॉर्म, क्योंकि 5 रूप होंगे लेकिन 4 फॉर्म बोलेंगे, इसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल बेटा। क्या बोला? पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब यहां देखिएगा, पार्टिसिपल क्या होते हैं? ये बेटा होती है वर्ब प्लस आईएनजी। मतलब जब आप आईएनजी फॉर्म को हम बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये कौन सी फॉर्म होती है? वर्ब प्लस आईएनजी। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? डूइंग। क्या बना ये? डूइंग बोलेंगे हम इसे। क्या बोलेंगे बेटा? डू प्लस आईएनजी। यदि मैं इसको यहां से मिटा दूं, यहां देखिएगा, चलो इसी के साथ डू प्लस आईएनजी, तो क्या बन गया बेटा? ये बन गया डूइंग। तो आज आपने देखा कि हमने क्या देखा कि ये सारी ये जो चीज है बेटा, ये आपको क्या बताएंगी? ये टेंस बताती है। अब मतलब टाइम बताएंगी टेंस का। हेल्पिंग वर्ब हमेशा टाइम बताती है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या बताएगी? टाइम बताएगी। अब ये मैंने बोला इंडेफिनिट। अब इंडेफिनिट मुझे कैसे पता चलेगा प्रेजेंट है पास्ट है? यदि उसमें हेल्पिंग वर्ब डू आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि डू तो कहां आएगी? इंडेफिनिट में। और यदि डिड आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट है। आपको सारी चीजें आज मैं बेस क्लियर करा दूंगा आपके टेंस का, कहीं आपको दिक्कत परेशानी झेलनी नहीं पड़ेगी। मैं आपके साथ हूं और आनंद के साथ ये चीजें पढ़ेंगे। अब बात करते हैं जो दूसरी वर्ब है बेटा, टू बी। अब ये तो मैंने बताई थी, टू डू का प्रयोग होता है इंडेफिनिट में। इंडेफिनिट टेंस जब आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगला टू बी वर्ब बेटा, टू बी का मतलब होता है कंटिन्यूअस टेंस। अब कौन कौन से रूप है बेटा याद रखिएगा। सिंगुलर में हम यहां यूज करेंगे इज,
और जो एम है बेटा वो स्पेशल है, वो केवल आई के साथ आता है और किसी के साथ आएगा ही नहीं। क्या बोला मैंने? एम हम किसके साथ करेंगे? आई के साथ। अब इसका प्लूरल क्या होता है बेटा? इसको बोलते हैं हम आर। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम? आर। पास्ट क्या होता है? पास्ट में है बेटा यहाँ दो रूप हो जाते हैं इसके बी के, एक सिंगुलर होता है वॉज और इसका प्लूरल बन जाता है वर। क्या बोला मैंने? वॉज वर, यहां दो होते हैं जैसे पिछले, लेकिन डिड में दो नहीं होते। ये कौन? अब आगे बात करूं, पास्ट मतलब थर्ड फॉर्म होती है बेटा क्या? बी की बीन, और ये बन जाती है बेटा बीइंग, बी प्लस आईएनजी। आपको याद आ गया होगा, बी प्लस आईएनजी मतलब बीइंग। क्लियर हुई बात? ये तो थे हमारे किसके रूप? ये सारी चीजें, यदि मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करूंगा तो हेल्पिंग वर्ब कौन बनेगी बेटा? इज, एम, आर। यदि मैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करूंगा, क्योंकि बी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएंगी? पास्ट फॉर्म आएंगी, वॉज वर। यदि मैं थर्ड फॉर्म की बात करूंगा, ये थर्ड फॉर्म कहां आएगी? ये पैसिव वॉइस में हम यूज करेंगे। और मेन वर्ब कौन बनेगी बेटा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। आ गया याद आपको? कंटिन्यूअस में मेन वर्ब होती है हमेशा वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं टू हैव की, और ये बेटा कौन से में यूज होगा? ये होता है हमारा परफेक्ट टेंस में यूज। हैव जो है आप जानते हैं, मैं मुझे पता है, इतना आपको ज्ञान है, बहुत होशियार विद्यार्थी हैं सभी के सभी। अब बात करते हैं हैव की। अब देखते हैं हैव का प्रयोग मैंने बताया कहां होगा बेटा? हैव का प्रयोग होता है बेटा परफेक्ट टेंस में। किसमें? परफेक्ट टेंस। क्लियर हुआ? किसमें बेटा? परफेक्ट टेंस में। तो सिंगुलर यदि मैं हैव की बात करूं तो हैज होता है बेटा, और प्लूरल हैव बाय डिफॉल्ट जो फॉर्म होती है वो प्लूरल ही होती है। अब यदि मैं पास्ट टेंस की बात करूं तो एक ही वर्ब है यहाँ हैड, और पास्ट पार्टिसिपल। एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना कि ये जो दोनों होती है वो मेन वर्ब का काम करती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। अब हैव के साथ जो थर्ड फॉर्म होती है वो आएगी, तो ये भी हैड, और जो इसकी पास्ट फॉर्म होती है हैड हैड। अब आपको डाउट मत करना, ये जो हेड है ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो हेड है ये मेन वर्ब है। आ गया याद आपको? हैव के साथ आप हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं मुख्य क्रिया के रूप में, लेकिन आप हेल्पिंग वर्ब का जो यूज करेंगे तो इन तीनों का, हैड सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ प्रेजेंट में, और हेड मतलब चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल बेटा पास्ट में यूज करेंगे। तो इस प्रकार हमने तीनों फॉर्म को जान लिया। अब धीरे धीरे इन सारे चीजों को जो मैंने बताई है अब एक किसके सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से सारी चीजें क्लियर करेंगे। आओ हम बात करते हैं, मैं मिटा देता हूं। तो सबसे पहले जैसा कि आपने देखा मेन वर्ब में मैंने दो वर्ब बताई थी, एक ट्रांजिटिव एक इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब बेटा कौन सी थी? शायद आप भूल गए होंगे। ट्रांजिटिव मतलब सकर्मक क्रिया, हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, ट्रांजिटिव मतलब सकर्मक क्रिया। आओ बात करते हैं। वैसे मैं बता चुका हूं ये सारी चीजें। अब ये क्या होता है? सकर्मक क्रिया को, जैसे मैंने कहा ही ईट्स। अब समझो पहले क्या मैंने यहां एक काम करता हूं, पहले मैं गलत लिखता हूं फिर आपसे मैं पूछूंगा। मैंने कहा राकेश प्ले। अब आप एक चीज मुझे बताइए, क्या ये मेरे सेंटेंस ठीक है? आप चेक करते हैं सब्जेक्ट करो। राकेश एक है बेटा या एक से ज्यादा है? राकेश एक है, तो आप यहां देखिए जब राकेश सब्जेक्ट इसका सिंगुलर है, और मुझे पता है क्या प्ले वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है, तो यही समझने की बात है बेटा। यहां जो ये प्ले वर्ब है, यदि मैं रूपों की बात करूंगा तो ये प्लूरल वर्ब है, तो इसी के साथ मेरा एग्रीमेंट गलत हो जाएगा। तो राकेश प्लेज क्यों आया? किसी जब मेन वर्ब में हम एस या एस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है, तो यहां सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। राकेश प्लेज, मैंने कहा राकेश खेलता है। अब मैं आपसे बोलूं कि बेटा राकेश खेलता है, तो आप पूछेंगे गुरुजी क्या खेलता है? तो यदि इस वर्ब के बाद में क्या या किसको की बात आ जाए, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, किसकी बात आए बेटा? क्या या किसको। क्या बोला मैंने? क्या या किसको की बात आ जाए तो वो तब हम इसको बोलेंगे क्या? ट्रांजिटिव वर्ब। कैसी बेटा? अब मैंने कहा राकेश प्लीज, अभी तक जो ये वर्ब है ये इंट्रांजिटिव है, क्योंकि इसके बाद में, क्योंकि ये भी कंप्लीट है अपने आप में, क्या? राकेश प्लीज, राकेश खेलता, हम उसकी आदत की बात करते हैं, बट मैं इसे कह दूं राकेश प्लीज क्रिकेट,
तो अब देखिएगा, अब ये जो राकेश है, ये बेटा राकेश तो सब्जेक्ट है मेरा, और ये कैसी वर्ब होगी, वर्ब ये प्लेस अब एक ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसके बाद क्या का भाव मतलब ऑब्जेक्ट आ गया। क्या बोला मैंने? यदि इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो ये वर्ब ट्रांजिटिव कहलाएगी। और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं बेटा? दो ही चीज होती है ऑब्जेक्ट, क्या या किसको आ जाए जब। क्लियर हुई बात? क्या या किसको, मतलब ऑब्जेक्ट जब होगा जब क्या या किसको आएगा, इसके अलावा और कोई शब्द आ जाए वो ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। जैसे मैंने कहा राकेश प्लेज, अब एक सेंटेंस में आपसे पूछता हूं कि ये ऑब्जेक्ट होगा या नहीं होगा। चलो अब तो ये समझ में आ गया। अच्छा अब एक बात और बताइए मुझे, राकेश प्लेज इन दी ग्राउंड, अब एक बात बताइए, क्या ये ऑब्जेक्ट है? अब जो ये प्लेज है क्या ये ट्रांजिटिव वर्ब है? बेटा अब ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। अब समझो क्या नहीं है। अब मैंने आपसे कहा था कि ऑब्जेक्ट होगा तब, राकेश प्लेज इन दी गार्डन, तो इसमें क्या का आवाज है? नहीं है। किसको की आवाज है? नहीं है। बेटा कहां की आवाज है? और कहां का मतलब है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्या की आवाज नहीं है। ये क्या है? कहां की आवाज है बेटा इसमें, कहां, तो कहां का मतलब है एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ये बेटा हमारा क्या है? ये अब एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। यदि मैं इसके बाद कौन सी वर्ब बेटा? ये इंट्रांजिटिव। यदि इसके बाद क्या मतलब क्रिकेट होता तो ये मेरी क्या बन जाती? ट्रांजिटिव वर्ब बन जाती। अब शायद आपको क्लियर हो गया होगा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव है क्या। अच्छा एक सेंटेंस बताओ, सी लाफ्स। पहले तो ये बताओ क्या मेरा एग्रीमेंट ठीक है? सी सिंगुलर और वर्ब शुड बी सिंगुलर, तो यही मेरी फाइनाइट वर्ब है। क्यों? मेन वर्ब किसके अंदर आती है बेटा? मेन वर्ब फाइनाइट वर्ब के अंदर आती है। याद आ गया? और दूसरी क्या? हेल्पिंग, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो एग्रीमेंट करते हैं दो ही वर्ब करती है, या तो मेन वर्ब करेगी या हेल्पिंग वर्ब करेगी। तो यहां ये मेन वर्ब है। आपको आगे बात समझ में? तो सी लाफ्स बिल्कुल सही सेंटेंस है मेरा। अब आप मुझे बताइए क्या अब ये एक कैसी वर्ब है? बेटा ये इंट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं? आप इसे इंट्रांजिटिव, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और ना ही ये ऑब्जेक्ट लेगी। क्या का ऑब्जेक्ट नहीं ले सकती है। क्यों? सी लाफ्स। अब पूछना सर मैंने कहा वह हंसती है, तो आप कह सकते सर वो क्या हंसती है, किसको हंसती है? नहीं कह सकते। तो ये एक प्योर इंट्रांजिटिव वर्ब है। शायद आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। समझ में आई बात? अब आगे की बात करते हैं। ये आप लोग उतारना चाहते हो उतार लीजिए। अब बात करते हैं सेंटेंस के माध्यम से और चीजें आपको समझाने की। ये तो था हमारा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ड। अब समझ एक दो सेंटेंस और ले लेते हैं। किसका? अभी जो मैंने आपको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब पढ़ाया था। दूसरी बात मैंने, अब देखते हैं, चलो मैंने कहा सी डज नॉट लाफ। सी डज नॉट लाफ। सी डज नॉट लाफ। अब एक बात आइए, डज बेटा किसका रूप है? अब आपने समझ में आ गया होगा ये कौन सा टेंस है। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये टेंस कौन सा है? सबसे पहले मैं देखूंगा कि जो इसमें हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सा समय है उसका, ये प्रेजेंट है या पास्ट है। तो आपने देखा कि ये पास्ट का ये जो वर्ब है डज, वो कौन सी है? डू की सिंगुलर प्रेजेंट टेंस है। डू का सिंगुलर प्रेजेंट टेंस है। तो अब आपको बताए, और डू आप जानते हैं कहां आता है बेटा? इंडेफिनिट। कहां आता है बेटा? इंडेफिनिट में। अब इंडेफिनिट में तो आता है, लेकिन है समय क्या है इसका? बेटा इसका समय प्रेजेंट। तो अब आपको ये पता चल गया होगा ये प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और जो क्या बताता है आदत को, वह नहीं हंसती है। अब एक चीज देखो, मैंने जब इसके साथ एग्रीमेंट कर दिया, एस या एस लगा दिया, तो कभी भी मैं मुख्य क्रिया में फिर दोबारा से इसके साथ एस या एस नहीं लगाता हूं। अब आई बात समझ में? अच्छा मैंने कहा सी डिड नॉट लाफ। अब आपने देखा कि मैंने इस सेंटेंस को किसमें कन्वर्ट कर दिया? डिड बटा पास्ट टेंस है। अब और आपको पता है डू, डिड जो है डू का रूप है, कौन सा? पास्ट रूप है। तो हमें पता चल गया सेंटेंस कौन सा बेटा? ये पास्ट भाई, डिड पास्ट फॉर्म है और डिड कौन किसका रूप है? डू का। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है बेटा। तो आपको टेंस यूं आने वाले हैं बेटा, चुटकियों में आएंगे ये सारी चीजें, क्योंकि आपका बेस क्लियर हो जाएगा। अब एक चीज बताओ, अब ये लाफ कैसी वर्ब है? ये बेटा इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है बेटा? इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है।
क्लियर हुई सारी बातें? एक एक चीज क्लियर आज आपको हो रही होंगी कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, टेंस कैसे बनते हैं। मैं एक सेंटेंस लिखूंगा और आप तुरंत बता दोगे, क्योंकि आपको पता है। मैंने कहा शी इज लविंग, अब आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि इज किस टेंस का है। अब इज से आपको पता चला कि ये तो प्रेजेंट तो है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। और इज किसका रूप है, आपको पता था कि ये बी का रूप है। और बी का कौन सा रूप है बेटा, सिंगुलर रूप है। और सिंगुलर क्यों है, क्योंकि आपको पता है सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब ये कौन सा टेंस बन गया, सी इज लाफिंग। भाई बी कहां आती है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में आती थी बी, और वर्ब प्लस आईएनजी, तो ये बन गया प्रेजेंट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट फॉर्म और आईएनजी लगी हुई है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बन गया। अब इसका पास्ट कैसे बदलेगा, मैं इज की जगह बेटा सी वॉज कर दूं और आपको समझ में आ गया ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। आपने देखा कि भाई हेल्पिंग वर्ब के बदलने से आपका समय बदला, और समय बदला तो आपको पहचान हो गई। एक एक चीज बेटा आपको क्लियर होने वाली है। आप भूल जाओगे जीवन में कि ये कैसे टेंस कैसे बनता है, कभी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। मैं बोलूंगा, समय अपना पहचानोगे आप। यही चीज चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। ये सारी चीजें आपको बनाती हैं, और एक बार आपके सेंटेंस क्लियर हो गए, मैं मानता हूं कि जिंदगी में ना कभी कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज लेता हूं इस लेक्चर में विदा। फिर मिलूंगा आगे की चीजों को लेके अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।